हजारों माइल्स में फैले बर्फ के विशाल रेगिस्तान में जहां टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस और हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ऐसे विशाल बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक शख्स अपनी टूटी हुई स्लेट को घसीटते हुए अपने आप को सरवाइव करने की आखिरी कोशिश में लगा होता है। कई महीनों से हर रोज केवल एक बिस्किट और कुत्तों का थोड़ा सा मांस खाकर अपनी भूख को दबाने की कोशिश से उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि मानो हड्डियां शरीर से बाहर झांकने की कोशिश कर रही हों। ठंड की गलन से उसके नाखून अब तक उंगलियों से अलग हो चुके थे और बर्फीले मैदान में लगातार चलने की वजह से उसके पैरों की स्किन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। लेकिन अपने आप को सरवाइव करने की जिद में अपने जख्मी कदमों से लगातार वो शख्स आगे बढ़ रहा होता है। दरअसल 500 किलोमीटर की दूरी पर इसके रेस्क्यू के लिए कुछ ही दिनों बाद एक शिप आने वाला होता है, जो कि इसके सर्वाइवल का एक लास्ट चांस होता है। इसलिए अपनी भूख, जख्म, लाचारी और मौत से जंग लड़ते हुए ये शख्स लगातार अपना सफर जारी रखता है। कौन है ये शख्स? नो मैन लैंड कहे जाने वाले अंटार्कटिका में आखिर कैसे ये पहुंचा और क्या वाकई में अपनी मंजिल तक पहुंचने में वो कामयाब हो पाएगा? विस्तार से जानते हैं आज की स्टोरी में। 2 दिसंबर 1911 ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट से ईस्ट अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन के लिए एक शिप निकलता है। इस शिप पर टोटल 31 लोग सवार होते हैं, जिनका टास्क अंटार्कटिका के ईस्टर्न रीजन को एक्सप्लोर करना और वहां की जियोग्राफी को डिटेल में एनालाइज करने का होता है। इस ग्रुप को 3 टीम्स में डिवाइड किया जाता है ताकि मल्टीपल लोकेशंस पर मिशन को परफेक्टली अंजाम दिया जा सके। 9 दिनों के रोमांचक सफर के बाद पहली टीम, जिसमें के 5 लोग थे, उन्हें उनके डेस्टिनेशन पॉइंट मैक्वेरी आइलैंड पर ड्रॉप कर दिया जाता है। 34 किलोमीटर लंबा ये नोमन आइलैंड अंटार्कटिका से ओनली 1300 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आगे जाने पर टेम्परेचर फॉल होने की वजह से सी वाटर आइसबर्ग्स में बदलने लगता है, जिसकी वजह से आगे जाने वाली टीम्स का कांटेक्ट रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए मेनलैंड से बनाए रखने के लिए सेफेस्ट सबस्टेशन के तौर पर इसको चूज किया जाता है। अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए बची हुई दोनों टीम्स को लेकर शिप मैक्वेरी आइलैंड से अंटार्कटिका की ओर निकल पड़ता है। लेकिन अंटार्कटिका की ओर शिप अभी कुछ किलोमीटर ही चल पाया था कि क्रू का सामना मिशन की चुनौतियों से होने लगा, क्योंकि साउथ पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर में सडन फॉल होने की वजह से विंड स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, जिससे बनने वाली लहरों की हाइट 10 से 15 मीटर्स तक आसानी से पहुंच जाती है, जो कि विशालकाय जहाज को भी एक तिनके की तरह लहराने में सक्षम होती है। सफर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, चुनौतियां और भी भयावह होती जा रही थीं, क्योंकि अंटार्कटिका के पास आने पर अब शिप का सामना आइसबर्ग से होने लगता है, जिनसे टकराने पर पूरा शिप कोलैप्स भी कर सकता था। स्नोफॉल होने की वजह से ये खतरा और भी बढ़ जाता, क्योंकि चारों तरफ वाइट आउट होने की कंडीशन में इन आइसबर्ग्स को देख पाना लगभग नामुमकिन होता था। लेकिन धीमी गति से आगे बढ़ते हुए इस एडवेंचर्स जर्नी को आखिरकार 37 दिनों में पूरा कर लिया गया और 8 जनवरी 1912 को सेकंड टीम, जिसमें 18 लोग थे, उन्हें अंटार्कटिका के केप डेनिसन पर ड्रॉप कर दिया गया। इस टीम को लीड करने की जिम्मेदारी डगलस मॉसन की थी, जिसे ऑलरेडी अंटार्कटिका एक्सपेडिशन का एक्सपीरियंस था। ये टीम इस मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी, क्योंकि इस टीम को केप डेनिसन से 500 किलोमीटर दूर जॉर्ज वी लैंड तक जाना था, जो कि अब तक पूरी तरह अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन थी। सेकेंड टीम को केप डेनिसन पर ड्रॉप करने के बाद शिप का नेक्स्ट टारगेट थर्ड टीम को क्वींसलैंड पर ड्रॉप करना था, जो कि यहां से ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर ईस्ट में लोकेटेड थी। लेकिन केप डेनिसन तक पहुंचने में ही शिप इतना डैमेज हो गया था कि उसे रिपेयर करने में 11 दिन का टाइम लग जाता है, जिससे फाइनली 19 जनवरी को 8 लोगों की टीम के साथ शिप अपने आखिरी डेस्टिनेशन क्वींसलैंड के लिए निकल पड़ता है। मॉसन की टीम केप डेनिसन पर ही अपना बेस कैंप रेडी करती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मार्च से ही अंटार्कटिका में विंटर सीजन शुरू होने वाला था, जिससे आने वाले 8 महीने तक पूरे अंटार्कटिका में ब्लैकआउट हो जाता, जिसके चलते बेस कैंप पर रहकर ही उन्हें अपनी रिसर्च और मेन मिशन की प्लानिंग करनी होती है। इस ग्रुप के 18 लोगों में 6 साइंटिस्ट,
4 इंजीनियर, 4 जियोलॉजिस्ट, 1 डॉग ट्रेनर और मॉसन के अलावा 2 एक्सप्लोरर निनिस और मर्ड्स थे, जिन्हें आइसलैंड में एक्सपीडिशन करने का पहले से अनुभव था। इस मिशन के दौरान 18 में से 15 लोगों को जहां केप डेनिसन पर रहकर ही लोकल लेवल पर रिसर्च करनी थी, वहीं मॉसन, निनिस और मर्ड्स जॉर्ज वी लैंड तक जाकर लॉन्ग रेंज एक्सपीडिशन करने वाले थे। विंटर सीजन के दौरान जॉर्ज वी लैंड तक जाने के लिए स्लेज बनाई गई, जिसे पोनर डॉग्स से खींचवाने पर आइसलैंड में जल्दी सफर पूरा किया जा सकता था। साथ ही कुछ लोकल एक्सपीडिशंस भी की गई, जिससे मिशन की बेसिक ट्रेनिंग की जा सके। हाई कैलोरी फूड पैक किया गया, जिससे कम वजन के साथ ज्यादा दिनों तक सरवाइव किया जा सके। अक्टूबर महीने के अंत तक अंटार्कटिका में विंटर सीजन खत्म हो चुका था, जिससे सनलाइट भी अब अंटार्कटिक लैंड पर आने लगी थी, जिसके चलते मॉसन और उसकी टीम नवंबर की शुरुआत में ही अपने मिशन पर निकलने का प्लान करते हैं। जॉर्ज वी लैंड की जियोग्राफी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि इसकी विषमताओं के चलते पहले कभी इसे एक्सप्लोर नहीं किया गया था। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली तेज हवाएं, ग्लेशियर्स, खतरनाक टेरेन्स और सनलाइट रिफ्लेक्शन से होने वाले वाइट आउट की वजह से ये सफर और भी चैलेंजिंग होने वाला था। मिशन कई महीनों तक चलने वाला होता है, इसीलिए मॉसन 2 स्लेड, उन्हें खींचने के लिए 17 पोलर डॉग्स, टेंट्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स और हाई कैलोराइज्ड फूड भी अपने साथ कैरी करता है, जिसके चलते फाइनली 10 नवंबर 1912 को वो दिन आता है जब मॉसन और उसके साथी इतिहास के अब तक के सबसे खतरनाक अंटार्कटिक मिशन पर निकल पड़ते हैं। केप डेनिसन से निकलते ही मॉसन का सामना अंटार्कटिका के ईस्टर्न रीजन की हार्श ज्योग्राफी से होने लगता है, क्योंकि अंटार्कटिका के ईस्टर्न रीजन में हवाओं की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जिसके चलते वहां की बर्फ सख्त और नुकीली बन जाती है, जिससे स्लेड को खींचने में कुत्तों को भी ज्यादा मशक्कत करनी होती है। इसके अलावा ईस्टर्न रीजन ग्लेशियर प्रोन एरिया भी है, जिससे वहां बने क्रैक्स की वजह से बार बार उनकी स्लेड उन गड्ढों में फंस जाती, जिसके चलते कुछ मीटर्स की दूरी चलने पर ही बार बार स्लेड को गड्ढों से बाहर निकालना पड़ता था। टेरेन एरियाज में चुनौतियां और भी भयावह हो जाती, क्योंकि बर्फीली आंधियों में स्लेड को खड़ी चट्टानों पर चढ़ाना और सीधी ढलान पर धीमी गति से स्लेड को उतारना काफी चैलेंजिंग और जोखिमों से भरा होता था। कई बार स्नो ब्लिज़ार्ड के चलते जब विजिबिलिटी एकदम 0 हो जाती, तो उन्हें उसी जगह उन बर्फीली हवाओं के बीच घंटों बिताने पड़ते। ये सफर इतना चैलेंजिंग था कि दिन में 12 से 14 घंटे ट्रैवल करने के बाद भी मॉसन केवल 10 से 12 किलोमीटर तक ही आगे बढ़ पाता था। दिन हफ्ते में बदला, हफ्ता महीने में। आखिरकार 35 दिनों की इस एक्सट्रीम एडवेंचर्स जर्नी के बाद 12 दिसंबर 1912 को वो दिन आया जब फाइनली मॉसन और उसकी टीम जॉर्ज वी लैंड पर पहला इंसानी कदम रखने में कामयाब हो पाई। ये पल उनके लिए इतना खुशी देने वाला था कि पहला दिन वो केवल रेस्ट करने और भर पेट लंच करने में ही बिता देते हैं। अगले दिन से एक्सपेडिशन से जुड़ी रिसर्च शुरू कर दी जाती है, जिसमें उन्हें जॉर्ज वी लैंड का जियोग्राफिकल सर्वे, वहां की रॉक्स का सैंपल कलेक्ट करना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट जैसे अनेकों साइंटिफिक काम करने होते हैं। लेकिन ये सर्वे ज्यादा लंबा नहीं चल पाता, क्योंकि अगले ही दिन 14 दिसंबर की रात को सोते टाइम निन्निस के नीचे की आइस धंस जाती है, जिससे निन्निस गहरी खाई में गिर जाता है। जब तक मॉसन और उसका साथी मर्ड्स कुछ समझ पाते, तब तक निन्निस उनकी आंखों से ओझल हो चुका था, और ये समझने में मॉसन को ज्यादा वक्त नहीं लगता कि उनका एक साथी हमेशा के लिए उन्हें अलविदा कह चुका है। इस तरह अचानक हुए इस हादसे ने मॉसन और मर्ड्स को अंदर तक झकझोर दिया था, क्योंकि साथ लाया गया ज्यादातर फूड और कुछ डॉग्स भी निन्निस के साथ उसी टेंट में थे, जो अब तक निन्निस के साथ बर्फ में धंस चुके थे, जिसके चलते उन्हें अपना मिशन यहीं पर खत्म करके वापस मेन बेस पर लौटने को विवश होना पड़ता है। साथ ही यहीं से उनकी किस्मत मानो करवट ले चुकी थी, जिससे एक के बाद एक हुए हादसों ने इसे एक्सट्रीम सर्वाइवल मिशन बना दिया। जॉर्ज वी लैंड से वापस आते टाइम मॉसन और मर्ज को बारी बारी पैदल ही चलना पड़ता है, क्योंकि पहले से डैमेज हुए स्लेज से वो ज्यादा वजन कैरी नहीं कर सकते थे। फूड उनके पास लिमिटेड ही बचा था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि पूरे दिन में वो केवल एक बिस्किट और साथ लाए डॉग्स को मारकर
थोड़ा सा मीट ही खाएंगे, जिससे ज्यादा दिनों तक वो जिंदा रह सकें और वापस मेन बेस पर पहुंचने में कामयाब हो सकें। वापस जाने की रफ्तार उनकी और भी धीमी हो गई थी, क्योंकि जहां एक ओर -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी और पैदल चलने की वजह से बहुत जल्दी बॉडी थक जाती थी, वहीं दूसरी ओर फूड की शॉर्टेज होने की वजह से वो केवल जिंदा रहने लायक खाना ही खा पा रहे थे। लेकिन इस कड़ी चुनौती का सामना करते हुए धीरे धीरे वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। 8 जनवरी 1913 तक मॉसन और मर्ज लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और अब मेन बेस वो केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। तभी कुछ ऐसा होता है कि इस वीरान रेगिस्तान में मॉसन अकेला पड़ जाता है। दरअसल फूड शॉर्टेज की वजह से मर्ज पोलर डॉग का लिवर पीस खा लेता है, जिसमें कि ज्यादा विटामिन ए होता है। इसीलिए हाइपर विटामिन ए ग्रैब करने की वजह से मर्ज को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और खून की उल्टियां करते हुए दर्द से तड़पते हुए मर्ज कुछ ही घंटों में मॉसन के सामने अपना दम तोड़ देता है। मॉसन की चुनौतियां अब और भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि इस वीरान बर्फ के रेगिस्तान में वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। साथ ही उसे अंटार्कटिका पर आए अब तक 1 साल बीत चुका था, जिसके चलते उसे वापस लेने के लिए शिप भी मेन बेस केप डेनिसन पर आने वाला था। अगर वो ज्यादा देर करता तो शायद वो हमेशा के लिए इस वीरान रेगिस्तान में अकेला पड़ सकता था। इसलिए अपने आप को संभालते हुए मर्ज को वहीं बर्फ में दफनाकर मॉसन आगे के सफर पर निकल पड़ता है। मॉसन को यहाँ से आगे का सफर पैदल ही तय करना था, क्योंकि विंटर सीजन की शुरुआत होने वाली होती है, जिसके चलते आने वाले स्नो ब्लिजार्ड में विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती कि 5 मीटर की दूरी से आगे देख पाना भी मुश्किल होता था। ऐसे में उस वीरान रेगिस्तान में उसके साथ आए डॉग्स भटक सकते थे, जो कि अब उसके खाने का एकमात्र सोर्स था। अंटार्कटिका की सख्त और नुकीली बर्फ पर लगातार पैदल चलने की वजह से उसके जूते फट चुके थे और पैरों के तलवों में घाव हो गए थे, जिससे होने वाले ब्लड लॉस की वजह से वो एक एक कदम गिन गिन कर रख रहा था। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी मॉसन हार नहीं मानता और लगातार अपना सफर जारी रखता है। कई हफ्तों के संघर्ष के बाद आखिरकार जब मॉसन केप डेनिसन से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर था कि उसे वापस लेने के लिए आया हुआ शिप, जो पिछले कई दिनों से केप डेनिसन पर मॉसन के इंतजार में खड़ा था, वो ठंड बढ़ने की वजह से वहां से निकल जाता है। जिस उम्मीद के सहारे मॉसन इतना संघर्ष कर रहा था, मानो जैसे वो उम्मीद ही टूट गई हो। लेकिन इस बात से बेखबर मॉसन जैसे तैसे कुछ घंटों बाद जब केप डेनिसन पर पहुंचता है तो शिप को वहां ना देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। लेकिन जब मॉसन अपने बेस कैंप के अंदर जाता है तो सरप्राइजिंगली उसे वहां 2 लोग, आर्की मैक्लीन और फ्रैंक बिकर्टन, दिखाई पड़ते हैं। दरअसल मॉसन और उसकी टीम के इंतजार में ये दोनों ही रेस्क्यू शिप पर नहीं गए थे और बेस कैंप पर रहकर ही मॉसन और उसकी टीम का इंतजार कर रहे थे। उन्हें वहां देखकर मॉसन की आंखें चमक उठती हैं। जब मॉसन वहां पहुंचा तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि पहली नजर में उसे पहचान पाना भी संभव नहीं था। उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह बर्फ से सने हुए थे। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उसका चेहरा और होंठ सफेद पड़ चुके थे। ठंड की गलन से उसके हाथों के नाखून गल चुके थे और पैरों की हालत तो इतनी खराब थी कि वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत का अंदाजा कुछ ऐसे लगाया जा सकता है कि पहली नजर में उसके टीम मेंबर भी उसे नहीं पहचान पाते, जिसके चलते उसे अपना नाम उन्हें बताना पड़ता है। मॉसन की हालत देखते हुए उसे कुछ गर्म खाना दिया जाता है और वहां उपलब्ध मेडिकल सपोर्ट उसे दिया जाता है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बेस कैंप पर पहले से ही फूड शॉर्टेज हो चुकी थी और विंटर सीजन शुरू होने की वजह से पूरे 1 साल बाद ही शिप उनके रेस्क्यू के लिए आने वाला था, जिसके चलते अगले 1 साल तक लिमिटेड फूड कंज्यूम करके ही उन्हें इस हड्डियां गला देने वाली ठंड में सरवाइव करना होता है। दिसंबर 1913, पूरे 1 साल बाद जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है तो अरोरा शिप मॉसन और बचे हुए 2 और लोगों के रेस्क्यू के लिए केप डेनिसन पहुंचता है, जिससे फाइनली मॉसन, आर्की मैक्लीन और फ्रैंक बिकर्टन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। मॉसन के रेस्क्यू की ये ऐतिहासिक कहानी अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हिस्ट्री से जुड़ी मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।